छात्रों, आप सबका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। यह पाठ कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसमें आज हम संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। नाम अर्थात संज्ञा। संज्ञा है क्या? तो इतना मत सोचिए। आपके आसपास वातावरण में जो कुछ भी है वो सब संज्ञा है। जो कुछ भी वातावरण में नाम है, जो नाम आपको वातावरण में सुनाई देते हैं, जो आपको समझ में आते हैं, वो सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। चित्रों के माध्यम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। पेड़, बंदर, लड़का, लड़की, घर, बस, सड़क, ऐतिहासिक इमारतें, ये सब नाम हैं। हवाई जहाज, बंदर, पेंसिल, फल, फूल, सड़क, राहुल, अध्यापिका, घर, बगीचा। तो आप सब इन चित्रों के माध्यम से समझ गए होंगे कि ये सारे नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो हमारे वातावरण में जो कुछ भी है, यानी जो कुछ भी नाम है, वह सब संज्ञा है। यानी संज्ञा को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? नाउन। जैसे नदी, पर्वत, मनुष्य, ये सब संज्ञा है। अब देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा। तो हम संज्ञा को परिभाषा के माध्यम से भी समझेंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय, लाल किला, रामायण, सुंदरता आदि। तो यहाँ पर आप एक ध्यान दीजिए कि व्यक्ति के नाम की बात हो रही है। यानी जितने भी संसार में व्यक्ति हैं उन सब के नाम। वस्तुएं यानी जो कुछ भी सामान है, जैसे पेंसिल, कागज, बर्तन, मेज, कुर्सी, पलंग, पुस्तकें, ये सब क्या है? वस्तुएं, सामान। अब देखते हैं स्थान। स्थान का अर्थ है जगह। जैसे कोई भी शहर, दिल्ली, आगरा, बनारस, जापान, कलकत्ता, यानी जगह की बात करते हैं। इसमें सब देश, सारे राज्य, या आप कहीं भी घूमने जाते हैं, उन सब स्थानों के बारे में पता चलता है। अब समझते हैं भाव। भाव यानी दुख, खुशी, प्रसन्नता, कष्ट। तो ये सब भाव हैं। तो ये सारी संज्ञा की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण के माध्यम से देखिए, व्यक्ति में क्या क्या आता है? सबके नाम आते हैं। जैसे पवन, आशा, मीना, आकाश, रमा, आसिम, नीरज, विकास, रमन, दिव्या आदि। वस्तु में कागज, कुर्सी, कार, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, मशीन, गेंद, कपड़े, बाल्टी, मेज, कलम आदि।
तो आप समझ गए कि व्यक्ति में क्या चीज़ें आती हैं और वस्तु के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। अब आगे देखते हैं। स्थान: मुंबई, दिल्ली, आगरा, गोवा, पंजाब, कश्मीर, जयपुर, जापान, भारत, रूस आदि। इसमें स्थान यानी जगह की बात होती है। भाव: भाव में यानी फीलिंग, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, दुख, हंसी, भूख, प्यास, खुशी आदि। अब देखते हैं प्राणी। प्राणी यानी जिनमें प्राण हो। मनुष्य, पशु, कीट, मछली, सांप आदि, यानी सारी पशु जाति, मनुष्य जाति, पक्षी जाति, कीट जाति। इनके अलावा रिश्ते, मौसम, वनस्पति जगत, धातु एवं पदार्थ भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए कि संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः इसलिए कि मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं, और जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं जो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब हम इन सारे भेदों को उनकी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कि उदाहरण में क्या क्या समझाया गया है, किस तरीके से आपको बताया गया है। ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी विशेष पर अधिक ध्यान देना आपको, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर विशेष वस्तु की बात होगी, विशेष व्यक्ति की बात होगी और विशेष स्थान की, यानी कि सब कुछ विशेष होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब इसके उदाहरण को ध्यान से समझिए। जैसे मीरा, पंकज, राहुल, सलीम, सीमा, ये सारे मनुष्य जाति के नाम हैं, यानी कि सबके नाम, सारे मनुष्यों के नाम। दिल्ली, आगरा, मुंबई, जापान, भारत, सभी शहरों और देशों के नाम हैं। सभी मुख्य हैं, खास हैं, विशेष हैं। रामायण, कुरान, गीता, महाभारत, सभी विशेष ग्रंथों के नाम हैं, मतलब कोई आम पुस्तक नहीं है ये। ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, इंडिया गेट, सभी इमारतों के नाम, सभी स्मारक हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। राहुल बहुत पढ़ता है, सीमा एक अच्छी लड़की है, दिल्ली मेट्रो शहर है, लाल किला एक सुंदर इमारत है, रामायण पवित्र ग्रंथ है, अशोक चक्रवर्ती सम्राट था। तो यहाँ आप जितने भी रेखांकित शब्द देख रहे हैं वो सब विशेष नामों को बता रहे हैं। देखिए, राहुल एक व्यक्ति का नाम है, राहुल सीमा एक व्यक्ति हैं, दिल्ली स्थान है, राज्य है, लाल किला स्मारक है, रामायण विशेष ग्रंथ है, पवित्र है, अशोक विशेष व्यक्ति का नाम है यानी सम्राट थे वो। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति वर्ग के नाम को प्रकट करते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, सारी, लड़का मतलब लड़कों की जाति, लड़की यानी लड़कियों की जाति, नदी, पर्वत, फूल, फल आदि, इन सब की अपनी अपनी जातियां हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम और आगे समझेंगे अच्छे से। जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध हो रहा है, ये सभी लड़कों के नाम हैं। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जातियों की जानकारी मिल रही है। ऐसी वस्तु से किसकी जानकारी मिल रही है? कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि की। नदी से सारी नदियों की यानी गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी। मनुष्य से सारे मनुष्य जाति की जानकारी मिलती है। और पहाड़ के अंतर्गत सारे पहाड़ों का बोध होता है। तो जितने भी दुनिया में पहाड़ हैं उन सबको हमने पहाड़ की जाति में रखा है। तो आप इस जातिवाचक संज्ञा को ध्यान से समझिए कि जाति का मतलब ही है कि इन सबको हमने किसी न किसी जाति में रखा है। यानी लड़कों को लड़कों की जाति में,
पशु पक्षियों को पशु पक्षियों की जाति में, वस्तु को वस्तुओं की जाति में, नदी को नदियों की जाति में, मनुष्य को मनुष्य जाति में। ऐसे ही हर एक शब्द की अपनी एक जाति है। तो जितने भी नाम हैं उन सब की एक जाति है। वो सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी कॉमन नाउन। अब जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। इसके उदाहरण, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। यह लड़का ईमानदार है, गाय का दूध अच्छा होता है, ये मकान किसका है, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, बर्फ से ढके पहाड़ सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ जितने भी रेखांकित शब्द हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। लड़कों की जाति, पशु की जाति, मकानों की जाति, नदियों की जाति, मनुष्य जाति, पर्वतों की जाति। तो अब ये समझिए कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद हैं। ये आधुनिक व्याकरण के हिसाब से, अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, और है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा एक ही है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी इसके दो भेद हैं, एक समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। इसको चित्रों के माध्यम से समझिए। सब चीज़ें इकट्ठी हैं समूहवाचक संज्ञा में। देखिए, जो समुदायवाचक संज्ञा भी है, इकट्ठी एकत्रित चीज़ों को, जैसे लकड़ियों का गट्ठर, जानवरों का झुंड, सेना, कक्षा, बहुत सारे विद्यार्थियों की कक्षा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, कक्षा, परिवार, सभा, गेहूं का ढेर आदि। यानी कि यहाँ सारी चीज़ें एकत्रित होती हैं। सेना में बहुत सारे सैनिक हैं तो सेना, दल यानी नेताओं का दल, बहुत सारे नेता, कक्षा यानी विद्यार्थियों का झुंड, विद्यार्थियों से भरी हुई एक कक्षा। तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। मुझे भारतीय सेना पर गर्व है, टिड्डी दल फसलों को बर्बाद कर देता है, मंत्री जी ने सभा को संबोधित किया, परिवार से ही संस्कार मिलते। तो यहाँ सब कुछ उन चीज़ों का बता रहे हैं जो एकत्रित होती हैं। तो समूहवाचक संज्ञा को हम कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा शब्दों से आप समझ गए कि जहाँ एक विशिष्ट समूह की बात हो, जहाँ लोग एकत्रित हों, वस्तुएं एकत्रित हों, जैसे सेना, सैनिकों का एकत्रित होना, भीड़ लोगों का एकत्रित होना, और झुंड जानवरों का एकत्रित होना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गुच्छा, फलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। अब हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटीरियल नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे गेहूं, तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी नाप तोल की चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई, मुझे सोने का हार खरीदना है, मुझे चांदी के आभूषण पसंद हैं, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, 1 किलो दाल लेकर आओ। तो यहाँ सब कुछ नाप तोल वाली चीज़ों की बात हो रही है। तो आप समझ गए कि द्रव्यवाचक संज्ञा से द्रव्य, धातु, पदार्थ, सामग्री, इनकी नाप तोल का बोध होता है, इनकी नाप तोल की जानकारी मिलती है। जैसे गेहूं भोजन की सामग्री है, सोना चांदी आभूषण के लिए एक धातु है, तेल एक चिकना तरल पदार्थ है, लिक्विड, दूध एक खाद्य पदार्थ है, यानी कि दूध को हम पीते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए द्रव्यवाचक को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो मुझे लगता है आप सबको मेरा ये पाठ समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आप सबका धन्यवाद। हिंदी एरा की अगली कक्षा में हम पद परिचय पढ़ाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा आपको ये सब कैसा लगा।